गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हैव अ नाइस डे। आज हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में कॉन्स्टिपेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कब्ज़ क्या होता है? कब्ज़ क्या है? पाचन तंत्र की उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें मनुष्य का जो मल है वह कड़ा हो जाता है। ठीक है, तथा मल त्यागने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अमाशय की स्वाभाविक परिवर्तन की वह व्यवस्था है जिसमें मल निष्कासित की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है ना, मल कड़ा हो जाता है और मल निष्कासित की मात्रा जो है कम हो जाती है। ठीक है, या फिर मल निष्कासित करने के लिए आपको बार बार सोच जाना पड़ता है। ठीक है, उसकी आवृत्ति घट जाती है या मल निष्कासित समय अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि जब आप मल त्यागने जाते हैं आपको अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, सामान्य आवृत्ति और आमाशय की गति व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। एक सप्ताह में यदि कोई व्यक्ति 7 से 12 बार मल निष्कासित कर रहा है यानी कि मल त्याग रहा है तो यह प्रक्रिया सामान्य है। यदि इससे कम वह मल त्याग रहा है यानी कि मान लिया एक हफ्ते में 2 से 3 या 4 बार मल त्याग कर रहा है तो वह कॉन्स्टिपेशन की स्थिति उत्पन्न है, यानी कि क्या उसको कब्ज हुआ है। ठीक है, तो पाचन तंत्र को यह जो आपकी बीमारी है या जो भी मतलब प्रोसेस है, यदि यह सही तरीके से नहीं होगी तो आपकी पाचन तंत्र संबंधी कोई भी समस्या हो सकती है ना। या फिर पाचन तंत्र संबंधी कोई समस्या है तो उसके कारण यह परेशानी, यह प्रक्रिया आपके शरीर को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, किसी किसी को क्या है, गैस की समस्या होती है, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। या फिर कोई जो है खाना खाता है वह सही से पच नहीं पा रहा है, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आजकल क्या है, दिनचर्या सबकी ऐसी है ना, बिल्कुल व्यस्त रहते हैं लोग। हालांकि जो बच्चे हैं वो भी सही से खाने पीने पे अपने ध्यान नहीं रखते और आजकल क्या है, बाहर का खाना बच्चे ज़्यादा खाते हैं घर की अपेक्षा। तो आजकल बच्चों में और जो युवा पीढ़ी है उनमें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। इससे सुस्ती छाई रहती है बच्चों में। आजकल व्यक्ति 2 या 3 दिन तक सोच नहीं हो पाता तो इसे कब्ज की स्थिति या कब्ज की कब्ज की समस्या है उसका सामना करना पड़ता है, वह उत्पन्न हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। टाइप्स यानी कि प्रकार, कितने प्रकार के कब्ज होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट है आपका एंटोनिक कब्ज। ठीक है ना, एंटोनिक कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, यह तब होता है जब कोलोन में सामान्य मांसपेशी या ताकत की कमी होती है। ठीक है ना, इसके अलावा आलसी कोलोन, कोलोन क्या, आपकी जो आंत है उसके नीचे का भाग, उसको हम कोलोन बोलते हैं, जो गुदा मार्ग में है ना आपका मल त्यागने का कार्य करता है। ठीक है, के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर एक गांठ के या कैड़े पदार्थ के रूप में मल जो है जमा हो जाता है जो सही से निष्कासित नहीं हो पाता। ठीक है, यह क्या कर सकता है, इसके परिणाम स्वरूप पुरानी कब्ज होने का खतरा रहता है। ठीक है, जब आपकी आंत में मल बाहर नहीं निकलता तो कब्ज उस दर को धीमा कर देता है जिसमें आपका पेट खाली होता है, जो बदले में दिल की धड़कन पैदा कर देता है। यानी कि आपकी जो हार्ट बीट है, जब आप पुश करते हैं मल त्यागने के लिए, ठीक है, ज़्यादा ताकत का यूज़ करते हैं तो आपकी हार्ट बीट जो है वह तेज हो जाती है और यह पुराने कब्ज को बढ़ा सकता है। ठीक है, या काफ़ी टाइम तक रुक जाता है आप के शरीर में। ठीक है, एंटोनिक कोलोन अनिवार्य रूप से एक दुष्चक्र घटना है। ठीक है, फिर है यानी कि है एक ऐसी एंटोनिक कोलोन अनिवार्य रूप से क्या है, दुष्चक्र यानी कि एक दुष्परिणाम आपके शरीर में। यानी कि अगर ऐसा कब्ज आपको होता है एंटोनिक कब्ज तो वह आपके शरीर को बहुत हार्म पहुंचा सकता है। कब्ज होने पर आंतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है जो बदले में कब्ज को और ज़्यादा बढ़ा देती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेकंड, आपका है स्पास्टिक कब्ज। ठीक है ना, स्पास्टिक यानी कि कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इसमें पेट दर्द, बेचैनी है ना, मल त्यागने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे स्पास्टिक कोलोन या एरिटेबल कोलोन, म्यूकस कोलोस्टिस, ठीक है ना, को कोलाइस्टिस सॉरी जैसे नाम से भी जाना जाता है। यह आंतों को क्या करता है, खराब तो नहीं करता लेकिन इसके संकेत देने लगता है। यानी कि इससे अगर यह ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी आंतों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पुरुष की तुलना में यह महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि महिला इससे ज़्यादा प्रभावित
होती है। ओके, इसमें कब्ज या अतिसार, यानी कि पहले आपको कब्ज होगा, फिर आपको दस्त की शिकायत हो सकती है, और फिर आपको कब्ज हो सकता है या दस्त लग सकते हैं। दस्त से पहले भी आपको यह कब्ज रह सकता है, और दस्त के बाद भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आपका है इसमें तीसरा है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अवरोधात्मक। ठीक है ना, अवरोधात्मक से ही आप समझ रहे होंगे ये क्या है, बाध्य आंत। ठीक है ना, यानी कि आंत जो है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपकी। ठीक है, अवरोधात्मक कब्ज यह दशा है जब किसी कारणवश आंत्र मार्ग में, यानी कि आपकी जो आंत है उसके मार्ग में रुकावट आ जाती है। ठीक है, इससे अद्रशूल, वमन तथा कब्ज आदि लक्षण प्रकट होते हैं। उचित चिकित्सा के अभाव में यह रोग घातक सिद्ध हो सकता है। यानी कि इस रोग में क्या होता है, जब आपकी आंत में मल लिपट जाता है या वहाँ पर रुकावट हो जाती है मल की, तो मल निष्कासित नहीं हो पाता है ना, और बहुत ज़्यादा दिक्कत, दर्द का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि आंत का ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है इसके कारण। फिर हमारे आते हैं सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। सिम्टम्स क्या है इसके, यानी कि लक्षण। फर्स्ट है आपका सांसों की बदबू। ठीक है ना, जब आपका पेट सही नहीं रहेगा, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी, तो आपकी जो सांसें हैं उसमें बदबू आने लगती है ना, क्योंकि जब वो खाना भोजन आपका जो गंदा भोजन है, रुका हुआ भोजन है, वह आप निष्कासित नहीं कर पाएंगे, है ना, उसे नहीं त्याग पाएंगे, तो वह ऊपर की साइड, यानी कि हमारा पूरा जो फेस से लेकर के और अंदर तक पूरा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है, दांत, जीभ, है ना, और हमारी जो भोजन की नली है ना, तो उससे हमारे क्या होता है, मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, लेपित जीभ, यह बहुत सारी बीमारियों का कारण हो सकता है। लेपित जीभ यानी कि आपकी जो जीभ है वह गंदी रहने लगती है, वाइट कलर की एक परत लेप उस पर दिखाई देता है। फिर आपका थर्ड है नाक बहना। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की स्थिति में बहुत सारी बीमारियां जो आपको ग्रसित, यानी कि घेर सकती हैं, ग्रसित कर सकती हैं। तो नाक बहना यानी कि आपको जुकाम आदि की शिकायत रहनी शुरू हो जाती है। भूख में कमी हो जाती है, जब आपका पहला जो आपने भोजन खाया हुआ है वह नहीं पचेगा, तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी आंतें भोजन की रिक्वायरमेंट जो है उसकी कम हो जाएगी आपकी आंतों की। ठीक है ना, फिर आपका सर दर्द, जब आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो अधिकतर मनुष्यों में यह रहता है कि गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपके सर में वह मतलब जिसे कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में सर में गैस का टकराना, है ना, यानी कि जब शरीर में गैस का बहाव ज़्यादा होगा तो सर दर्द रहने की शिकायत होती है। फिर है चक्कर आना। ठीक है, गैस के कारण ही आपको, जब आपका पेट सही नहीं रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो चक्कर आने नॉर्मल कंडीशन होती है। फिर आपका है जी मिचलाना, यानी कि वोमिटिंग जैसा मन होना, क्योंकि अंदर मल रुका हुआ है तो आंतों पे वह बहुत बुरा प्रभाव डालता है, जिससे आपको वोमिटिंग जैसा, यानी कि उल्टी जैसा मन हो जाता है। फिर है चेहरे पर दाने। जब आपने सुना भी होगा नॉर्मली कि चेहरे पर दाने निकल आते हैं, ना, यानी कि जब आपका पूरा बॉडी सिस्टम ही हिला हुआ है, यानी कि पूरे तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास सही से नहीं लगेगी, और आप पानी नहीं पिएंगे या खाना नहीं खाएंगे, तरल पदार्थ नहीं लेंगे, तो उसका इफेक्ट आपकी स्किन पर अलग से ही दिखाई देगा। मुंह में अल्सर। ठीक है ना, मुंह में छाले पड़ने लगते हैं जब आपका पेट खराब होता है, और मुंह में अल्सर होने का भी खतरा रहता है। पेट में दर्द या चुभन, जब वह मल आपकी आंतों में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है, उस वह अंदर क्या है, एक गांठ के रूप में, है ना, या टाइट जो कड़ा हो जाता है मल, वह आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है और अंदर चुभन पैदा कर देता है या दर्द कर देता है। फिर है आलस्य। ठीक है ना, आप ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, आप एक्टिव नहीं रह पाते, आप हमेशा निंद्रा में या फिर बुझे बुझे से, मतलब ऐसे रहता है कि हाँ मैं आराम कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, इस टाइप से आपका मन रहेगा, क्योंकि आप अपने पेट से, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुके होते हैं उस टाइम, जब आप कॉन्स्टिपेशन में होते हैं, जब आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ होता है। इसके बाद आपका है जो सिम्टम्स थे, यानी कि आपके लक्षण थे कॉन्स्टिपेशन के, उसके बाद आपका आता है कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज के कारण। ठीक है ना, किस कारण से होता है, कम फाइबर वाला आहार लेने से। ठीक है ना, विशेष रूप से ज़्यादा मांस, दूध या दूध से बने हुए भोज्य पदार्थों का सेवन करने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, निर्जलीकरण से। ठीक है, यानी कि
पानी की कमी या पानी कम पीने से, ठीक है ना। शरीर में यदि पानी की कमी आ जाती है उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। व्यायाम की कमी, यानी कि आप दिन प्रतिदिन यदि सुबह के टाइम व्यायाम करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आपके शरीर के लिए, सबको पता है। परंतु व्यायाम यानी कि आप यदि एक्सरसाइज नहीं करते हैं डेली रूटीन में, ठीक है, तो उससे भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिर आपका है मल त्याग करने में बार बार देरी करना, यानी आपका मल त्याग करने का एक टाइम है फिक्स बना हुआ, ठीक है, बट आप आलस्य कर जाते हैं कभी कभी, तो उससे भी आपको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। सफ़र करना या दिनचर्या में अन्य परिवर्तन, सफ़र आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई कोई इंसान होता है कि वह घर पे ही फ्रेश होता है, बाहर जाके उसका डेली रूटीन जो एकदम से चेंज होता है तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर आपका है कुछ दवाइयाँ जैसे कैल्शियम वाले एंटासिड और दर्द निवारक दवाई, ठीक है ना, यानी कि कुछ दवाइयाँ हैं उनसे भी आपको क्या है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। कैल्शियम, मोस्टली जब कैल्शियम वाला कोई भी फूड प्रोडक्ट आप खा रहे हैं या गोली टैबलेट वगैरह आप ले रहे हैं कैल्शियम की, तो उससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। गर्भ अवस्था में सबको पता है गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की दिक्कत रहती है और उसे सामना करना पड़ता है कब्ज़ का, ठीक है। फिर आपका है कुछ अंतर्निहित, ठीक है ना, स्वास्थ्य समस्या की कब्ज का कारण बन सकती है, जैसे कुछ बीमारियां जैसे स्ट्रोक और डायबिटीज़ आदि, ठीक है ना। डायबिटीज़ क्यों, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना, आंतों की समस्या हो गई किसी को, तो उससे भी जो है आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है, यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। हार्मोनल समस्या, जैसे कि किसी को थायराइड है, ठीक है ना, तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर आपका ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, फाइबर युक्त आप भोजन ले सकते हैं, ठीक है ना, जो आप आराम से घर पे इजीली कर सकते हैं। अच्छे स्रोत हैं आपके, जो फल है सब्जी है, ठीक है ना, अच्छा स्रोत है वो आपका कॉन्स्टिपेशन भगाने का, कॉन्स्टिपेशन दूर करने का, ठीक है ना। साबुत अनाज आप ले सकते हैं, छिलके वाला दाल, ठीक है, इस टाइप का आप कुछ भी खा करके अपना कब्ज दूर कर सकते हैं। पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं या तरल पदार्थों का सेवन खूब करें, ठीक है। फाइबर और पानी मल त्याग करने में अच्छा होता है, ठीक है। कैफीन से बचें, यानी कि चाय कॉफ़ी का बहुत ही कम यूज़ करें, क्योंकि यह निर्जलीकरण का कारण बन सकता है, आपके शरीर में जो है पानी की कमी ला सकता है। दूध कम कर दें और डेयरी उत्पाद से जो है आप थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि इनसे कब्ज़ होने की ज़्यादा जो है वो हो सकती है, यानी कि ज़्यादा हो सकता है आपका जो कब्ज़ है, ठीक है। नियमित रूप से व्यायाम करें, हर दिन कम से कम 30 से 40 मिनट आप सक्रिय रहें, यानी कि व्यायाम करते रहें, ठीक है ना। फिर है जब आपको प्रेशर बने तो मल त्याग करने जरूर जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मल त्याग करने से बचें। बाहर के बने भोज्य पदार्थों को आप अवॉइड करें, यानी कि अपने खाने में ना लें, बचें उनसे, ठीक है। घर पर बने भोज्य पदार्थ ही इस्तेमाल करें। पैकेजिंग वाला फूड जो है बाहर से जो आता है उसे कम से कम खाइए। कैल्शियम युक्त पदार्थ जो हैं अगर उन्हें आप ले रहे हैं तो कम मात्रा में लीजिए, नहीं तो आप पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए उनके साथ। डाइटिन कॉन्स्टिपेशन आता है आपका ट्रीटमेंट के बाद, वो थे आपके जो आप घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यह है आपका मरीज को क्या लेना चाहिए आपने दैनिक आहार में, ठीक है ना। जो कब्ज से पीड़ित लोग हैं उनको अनाज में क्या लेना चाहिए, पुराने चावल, ठीक है ना, गेहूँ, दालें आप अरहर मूंग ये ले सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा छिलके वाले ही आप दाल या गेहूँ वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आप गेहूँ बिना छना आटा खा सकते हैं ना, रोटी मतलब बिना छने आटे की खा सकते हैं। फल एवं सब्जी, चोकर की रोटी भी आप खा सकते हैं। फल एवं सब्जी में आप हरी पत्तेदार सब्जी है, पपीता है आपका, लौकी, तोरई, ठीक है ना, परवल आदि का यूज़ कर सकते हैं। कद्दू वगैरह, खीरा है आपका, सैलेड में गाजर खा सकते हैं आप, ठीक है। अत्यधिक पानी का सेवन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त फल है ना या सब्जियां और फाइबर युक्त अपना फूड प्रोडक्ट का अपने आहार में डेली जो है सम्मिलित करिए। हाई फाइबर फूड क्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन से दूर रखेगा, आपको कब्ज नहीं होने देगा। खाने के साथ 1 चम्मच घी का सेवन जरूर करें। पानी अधिक से अधिक पिएं। किन वस्तुओं से परहेज करना चाहिए कॉन्स्टिपेशन वालों को,
अनाज में आप मैदा या नए चावल ना खाएं, मैदे से बना हुआ कोई भी फूड प्रोडक्ट ना खाएं, ठीक है ना। दाल जो है, दालों में आप मटर, काला चना, यानी कि आप ऐसी दालें ना खाएं जो भारी, मतलब जो भारी करती हैं या पेट खराब करती हैं, ठीक है। जैसे उड़द की दाल है और मटर है, काला चना है, ये सब आप अवॉइड करें। फल एवं सब्जियों में आप केला, आलू और जी कंदमूल, ठीक है ना, जड़ वाली जो आपकी सब्जियां हैं वो न खाएं। अन्य आपका आइसक्रीम, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ हैं, तेली जो ऑयल वाले आपके भोजन, मसालेदार भोजन हैं, उन्हें अवॉइड करें। अचार, तेल, घी, नमक, है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स वगैरह, ठीक है ना, जो जंक फूड बाहर से आते हैं, पेस्ट्री, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, ये अपने डेली रूटीन में यूज़ न करें। कभी कभी का चलता है लेकिन डेली न खाएं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल ही होते हैं। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट इनको ना लें। थैंक यू।